उसको ये नहीं पता है कि 243 सीटों की विधानसभा है। सत्ता पाने की ललक और लालच ने राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को इस तरीके से अंधा कर दिया कि उन्होंने अपराध को संस्थागत मान लिया। बार बार देश का सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम लगाता रहा, वो कहता रहा बिहार के सभी लोग ऐसे ही लोगों को अगर चुनेंगे और चुनते रहेंगे तो फिर बिहार की किस्मत का क्या होगा। तो ये जितने बाहुबलियों के नाम मैंने गिनाए हैं, इन बाहुबलियों को इसलिए प्रश्रय है, इसलिए समर्थन है, इसलिए संरक्षण है क्योंकि नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव है, लाजमी है कि गहमा गहमी है, चुनावी खदबदाहट है, शोर है, हंगामा है, रैलियां हैं, रोड शो है, नारे हैं, वादे हैं, जमघट है। हर दल अपने अपने बड़े नेताओं और चेहरों के जरिए लोगों को अपने पाले में खड़ा करने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रख रहा है। नारे हैं, वादे हैं, नैरेटिव है, एक दूसरे के ऊपर आरोप हैं, सब कुछ खुल करके खेला जा रहा है। लेकिन इसमें चर्चा सबसे अधिक किस बात की है? चर्चा इस बात की है कि मोकामा का क्या होगा? अनंत सिंह जीतेंगे या सूरजभान की बीवी वीणा देवी? नवादा में राजबल्लभ यादव भारी पड़ेंगे या फिर कौशल यादव? वारसलीगंज में जो दो पुराने दुश्मन हैं, अशोक महतो, अखिलेश सिंह, उन दोनों के बीच का नतीजा क्या निकलेगा? इसी तरीके से चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उनका क्या होगा? शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का क्या होगा? या फिर विशाल प्रशांत जो सुनील पांडे के बेटे हैं, उनको जनता चुनेगी क्या? कुल मिलाकर के चर्चा इस बात की है कि बाहुबलियों का क्या होगा? बाहुबलियों के आगे पीछे चर्चाएं हैं और लोग भी इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये ठीक है कि दूर से पूछा जाता है कि एनडीए की सरकार की, महागठबंधन की, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के भीतर सीटों का आना जरूरी है, लोगों का जीत करके आना जरूरी है और दोनों तरफ दरवाजे खोले गए उन लोगों के लिए जो जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बार भी अपराधियों, बाहुबलियों की तूती बोल रही है बिहार के चुनाव में। पिछली बार का जो चुनाव हुआ, विधानसभा में जो 241 लोग चुन करके आए, उनमें से 49% ऐसे थे जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे। आधा जो पूरा का पूरा विधानमंडल है, उसका गंभीर आपराधिक मामलों के दायरे में आ रहा था। बिहार के सभी लोग ऐसे ही लोगों को अगर चुनेंगे और चुनते रहेंगे तो फिर बिहार की किस्मत का क्या होगा? बिहार की बेहतरी कैसे हो सकती है? बिहार में रोजगार की वापसी कैसे हो सकती है? पलायन कैसे रुक सकता है? गरीबी कैसे दूर हो सकती है? पिछड़ापन कैसे खत्म हो सकता है? वहां अस्पतालों, स्कूलों का बंदोबस्त ठीक कैसे हो सकता है? वैसे लोग जो जानते ही नहीं है कि विकास क्या है, वैसे लोग जो देश और दुनिया की तरक्की से नावाकिफ हैं, उनको पता ही नहीं है यार। ऐसा आदमी जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़ा है और वो जेडीयू की तरफ से कहता है कि महागठबंधन छोड़िए, हमारे एनडीए में तो 250 सीटें आएंगे जीत करके। उसको ये नहीं पता है कि 243 सीटों की विधानसभा है। ऐसे लोग जिनको सही तरीके से अंग्रेजी का उच्चारण करने नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी जानना चाहिए, लेकिन अगर आप बड़े ओहदे पर हैं, आप किसी पार्टी का बड़ा चेहरा हैं, तो आपको अपने आप को ठीक करके अपने ओहदे, अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। ये नैतिकता का तकाज़ा है। तो ये जितने बाहुबलियों के नाम मैंने गिनाए हैं, इन बाहुबलियों को इसलिए प्रश्रय है, इसलिए समर्थन है, इसलिए संरक्षण है क्योंकि बार-बार देश का सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम लगाता रहा, वो कहता रहा, बावजूद इसके सत्ता पाने की ललक और लालच ने राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को इस तरीके से अंधा कर दिया कि उन्होंने अपराध को संस्थागत मान लिया कि राजनीति में अपराध ही नहीं होंगे और राजनीति का अपराधीकरण नहीं होगा तो फिर सत्ता तक पहुंचने की राह मुश्किल होगी। इसलिए वो रीतलाल यादव है या राजबल्लभ यादव है, आनंद मोहन है या अनंत सिंह है या सूरजभान है या शहाबुद्दीन के बेटे हैं या चेतन आनंद जैसे लोग हैं, इन सब लोगों की पूछ परख इसलिए है क्योंकि ये अपने बूते या अपने पिता या अपने खानदान के रसूख से, उसकी धमक से, धौंस से सीट लेकर के आ सकते हैं और इसी उम्मीद में पार्टियां उनको टिकट भी देती हैं। इसी उम्मीद में जेल से रिहाई भी होती है, इसी उम्मीद में जमानत भी मिलती है। कानून की ऐसी की तैसी हर बार चुनाव में करके रख दी जाती है, बावजूद इसके कि देश की सबसे बड़ी अदालत बार बार ताकीद करती है। इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उन तमाम फैसलों पर अमल करने के बाद भी गंगा वैसे ही बह रही है और ये गंगा वो पावन कलकल गंगा नहीं है, ये राजनीति की गंगा है जिसमें कोई भी अपराधी दुर्दांत आ जाता है, घुस जाता है और वो बैतरणी पार कर जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके खिलाफ जितने मुकदमे होते हैं, धीरे-धीरे उनका खात्मा शुरू हो जाता है।
और हर अपराधी, हर कदाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी चाहता है कि अगर उसके पास अब रसूख हो गया है, पैसा आ गया है, उसके डर से लोग सहमने लगे हैं, तो अब राजनीति के लिए वो अनुकूल हो गया है। अब उसको पॉलिटिक्स में उतर जाना चाहिए और वो उतर जाता है। वो सारे घोड़े खोल देता है जिनके बूते उसको जीतना चाहिए और उसकी जीत देखते हुए या उसकी जीत की उम्मीद में या संभावना के चलते पार्टियां उसको टिकट पकड़ा देती। जा, जीत करके आ जा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम पर्चा भरने जा रहे हो तो तुमको अपना पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे हैं, कितने आपराधिक मामले हैं, तुम्हारी जमीन जायदाद कितनी है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, और ये एफिडेविट के साथ साथ तुमको डालना पड़ेगा। पर्चा देते हो तो तुम फिर एक एफिडेविट भी दोगे कि हम ये हैं, हमारा रिकॉर्ड ऐसा है और मुझे इसी तरीके से जाना जाए। जनता को मालूम होना चाहिए कि जिस आदमी को वो चुन रही है वो कैसा है। 2013 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसमें एक अनुच्छेद को हटाया जो ये कहता था कि भाई अगर कोई भी आदमी कन्विक्टेड है, दोष उसके ऊपर सिद्ध हो गया है और वो सजा याफ्ता है, उसने अपील कर दी ऊपरी अदालत में, तो फिर वो लड़ने का अधिकारी है चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, निचली अदालत ने भी अगर किसी आदमी को 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुना दी है तो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं रहेगा और सजा के खत्म होने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी फैसले को पलटने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश लाने का मन बनाया था जिसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। अगर राहुल गांधी ने वो नहीं फाड़ा होता तो अध्यादेश आया होता, सरकार यानी कि संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल चुकी होती और मामला वही रहता कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक आपकी अपील जाती है और वहां से फैसला नहीं आता है तब तक आप चुनाव लड़ते रह सकते हो। कुछ तो पाबंदी हुई, कुछ लगाम तो लगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कोई ना कोई चोर रास्ता निकलवा लिया जाता है। 2020 आपको याद होगा, फरवरी का महीना था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनो, जितने भी राजनीतिक दल हो, तुम जिस किसी भी आदमी को टिकट दे रहे हो उसको बताओ, अगर आपराधिक पृष्ठभूमि का है तो 72 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर डालो कि मेरा ये कैंडिडेट है, मैंने इसका सिलेक्शन किया है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड ये है। और यह भी बताओ कि उस आदमी को चुनने का कारण क्या है। तुम्हारे पास कोई साफ सुथरी छवि का आदमी नहीं था क्या? आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई दल इस पर अमल करता है? कभी सोचता है कि अपराधी जीत सकता है लेकिन इसको नहीं देंगे, ये शरीफ पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास इस देश और समाज के बारे में अच्छी जानकारी है, वो अच्छा राजनेता हो सकता है, उसको टिकट दे। अपने बूते उसको बढ़ाते हैं और जीतने की या जितवाने की कोशिश करते हैं ना। आसान रास्ता, अपराधी को दे दो। तो हम अपने वेबसाइट पर उसको डाल देंगे, हम बता देंगे कि ये इन कारणों से हम इनको दे रहे हैं। कौन देखता है? ये नैतिकता जो है राजनीतिक दलों की, उसकी पोटली बना करके उन्होंने उसको दफना दिया है कि तुम जाओ, हमको तो सत्ता में बने रहने के लिए जो भी मुनासिब मुमकिन लगेगा हम करेंगे। हम आज़ाद हैं। हम कहेंगे ज़रूर कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे ज़रूर कि गुंडे मवालियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम करेंगे वही जो सत्ता तक पहुँचने के लिए हमारे खातिर ज़रूरी है। 1993 में एन.एन. वोहरा गृह सचिव हुआ करते थे। उनकी अगुवाई में मुंबई ब्लास्ट के बाद एक कमेटी बनी कि राजनीति का अपराधीकरण जो हो रहा है, इसकी जाँच की जाए, रिपोर्ट सौंपी जाए। एन.एन. वोहरा की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, पूरी रिपोर्ट आज तक कभी जारी नहीं हुई। उस रिपोर्ट में राजनेताओं और माफियाओं, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड की साठ-गांठ का पूरा खुलासा था। उसमें कई राजनेताओं के नाम थे, माफियाओं के नाम थे, अंडरवर्ल्ड के नाम थे, दाऊद इब्राहिम हो या फिर उसकी तरह के बाकी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग, इकबाल मिर्ची का नाम उसमें था। और उस रिपोर्ट में कम से कम हवाले-हवाले से बार-बार यह बात छपी कि कहा गया कि जितने भी राजनेता हैं वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों के ज़रिए ही वो वोट पाते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। कि नेक्सस है जो अपराध और राजनीति का है और राजनेताओं का पैसा अपराधी इस्तेमाल करते हैं और अपराधियों के ज़रिए अपराध के रास्ते राजनीति में लोग पहुँचते हैं। और कभी-कभार ऐसा होता है कि अपराधी राजनेता बन जाता है। कई ऐसे गिरोह और गैंग हैं जिनका सरगना ही राजनेता है। कई लोगों के नाम थे, इसलिए उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। ये हमारे देश के राजनेताओं की ईमानदारी की बलिहारी है। लेकिन बिहार के लोग अगर ऐसे ही लोगों को चुनते हैं या उनके पास ऐसा ही विकल्प है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि
तमाम दल उनको ऐसा विकल्प क्यों दे रहे हैं और जिस विकल्प को अपना करके जिस नेता को चुन करके आप विधानसभा में भेजेंगे, फिर वह नेता आपके लिए क्या करेगा? उसको कितना पता है? किस खातिर आप भेज रहे हैं? और जब ऐसे ही लोगों को आप भेजेंगे 49% पिछली बार गंभीर आपराधिक मामलों के विधायक थे, तो फिर आप बिहार की बेहतरी, उसके विकास, उसके भविष्य को बेहतर करने के लिए कैसे उम्मीद बांधे बैठेंगे? बिहार अगर पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है, तो क्यों है? बिहार में गरीबी सबसे अधिक है या पिछड़ापन सबसे अधिक है, तो क्यों है? यह बात कोई नई तो है नहीं। 1980 के दशक से लेकर के आज तक लगभग 50 वर्ष हो गए बिहार को उसी हालत में रहते हुए, और वहां से बाहर निकलने के लिए मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार ने आने के बाद अपने 15-20 वर्षों में स्थितियों को ठीक किया, लेकिन वो बुनियादी सहूलियतों का मामला है। सड़कें ठीक हो गई, बिजली ठीक हो गई, बाकी कुछ स्थितियां आपके अनुकूल हो गई, फिर भी स्कूलों का हाल, अस्पतालों का हाल, अपराधियों का जो बोलबाला है, उसकी स्थिति, आमतौर पर जो आपराधिक घटनाएं हैं, उनके मामले कहाँ खत्म बिहार में? बिहार से पलायन क्या खत्म हो गया? बिहार से पढ़ने के लिए बाहर जाना क्या बंद हो गया? बिहार के लोगों का बाहर रह करके और फिर बार-बार छठ और दिवाली के मौके पर धक्का खाते हुए, एक नर्क भोगते हुए लौटने का सिलसिला खत्म हो गया? ऐसा क्यों दूसरे राज्यों के साथ नहीं होता है? महाराष्ट्र में भी तो गणेश उत्सव होता है। क्या महाराष्ट्र के लोग उसी तरीके से मधुमक्खियों की तरह चिपक करके और रेलगाड़ियों पर लटक करके जाते हैं क्या? पश्चिम बंगाल में भी तो दुर्गा दुर्गा पूजा होती है। पश्चिम बंगाल के लोग इस तरीके से नर्क भोगते हुए जाते हैं क्या? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में कुछ तो ऐसा है कि उनके लोगों को इस तरह की फजीहत, इस तरह की नारकी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर बिहार के सामने सवाल है और बहुत संगीन बड़े सवाल हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सवाल है, इसलिए सोचना बहुत जरूरी है। नौजवान पीढ़ी बिहार की अब दुनिया के बारे में जानती है। वो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ करके चल रही है। वो देश नहीं, दुनिया की रेस के साथ कदम-ताल कर रही है। उसको पता है कि हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना चाहिए और दुनिया कैसे चल रही है। इसलिए उसको बहुत ज़रूरी है यह सोचना और फैसला करना कि हम किस तरह के विधायक को भेजना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए कि तुम ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे सकते हो। अगर तुमने टिकट दिया है तो किस आधार पर दिया है, हम चुनते ही नहीं। लेकिन इसके लिए भी लोगों के भीतर एक नैतिक साहस चाहिए। आपको अपने राज्य के बारे में सोचना ज़रूरी है, बजाय कि आप किसी मज़हब या जात के बारे में सोचें। हमारे यहाँ जाति की जगड़बंदी या गोलबंदी ऐसी है और मज़हब का खेल ऐसा है कि उसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। फिर ये 49% आधे विधायक अगर गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के चुन करके आते हैं, तो इसपे हैरत नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगर 50 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं, तो फिर हम तो कुछ गुनहगार हैं। हमारे ऊपर भी तो ज़िम्मेदारियाँ आकर के गिरती हैं। हमारे ऊपर भी तो कुछ ठीकरा फूटना चाहिए कि हम ही गुनहगार हैं। ये गुनाह हमको अपने सिर भी तो उठाना पड़ेगा। लेकिन 50 साल बाद कोई राज्य, कोई 13 करोड़ की आबादी अगर अपने भविष्य के बारे में साहस के साथ, संयम के साथ, समझदारी के साथ फैसला नहीं ले सकती है, कोई नई इबारत नहीं लिख सकती है, कोई नया मैसेज नहीं दे सकती है, तो फिर वो हमेशा संकट में रहेगी। और इस तरह के संकट में रहने का कारण वो खुद है। इसलिए सोचिएगा ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट ज़रूर दर्ज कीजिए। नमस्कार।